चलिए आज हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल ऑफ थॉमसन। देखिए ये मॉडल इसलिए विशेष है क्योंकि यह प्रथम परमाणु मॉडल था। जे थॉमसन ने 1904 में यह मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन मॉडल के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। नंबर 2, इसमें धनावेशित भाग एक समान रूप से फैला रहता है तथा ऋणावेशित भाग इलेक्ट्रॉनों के रूप में धनावेश में धंसे होते हैं, जैसे तरबूज में बीज धंसे रहते हैं। यह परमाणु मॉडल तरबूज मॉडल भी कहलाता है। देखिए ये किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहा था तो ये फेल हो गया, लेकिन इसका महत्व सिर्फ इतना है क्योंकि ये सबसे पहला परमाणु मॉडल था जो किसी वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। ठीक है, ये इसकी लिमिट्स हैं। यह परमाणु स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये डायग्राम है थॉमसन परमाणु मॉडल का। ये देखिए तरबूज के जैसा है। इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है ये फैला हुआ है और जो इलेक्ट्रॉन है वो धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज। तो ये कंसेप्ट थी थॉमसन परमाणु मॉडल की। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए जो हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है वो राज्य सरकार ने कोर्स में से हटा दिया है। इसको नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए बात करेंगे बोर का परमाणु मॉडल। देखिए 1913 में नील्स बोर ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के दोषों को दूर किया। देखिए रदरफोर्ड ने जो परमाणु मॉडल दिया उसमें बहुत सारे दोष थे। नील्स बोर ने कोई काम नया नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उन दोष को दूर कर दिया। क्योंकि रदरफोर्ड आपके कोर्स में नहीं था इसलिए मैंने वो नहीं कराया, तो कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको ध्यान से समझ लें। रदरफोर्ड का दोष रहित परमाणु मॉडल ही बोर का परमाणु मॉडल कहलाता है। बोर ने परमाणु मॉडल के लिए निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किए। पहला विचार क्या था उनका? परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हैं। दूसरा क्या इन्होंने पॉइंट बताया? इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। जबकि रदरफोर्ड ने ऐसी कोई बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था भी इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन अगर कोई भी गतिमान कण जो है सर्कुलर मोशन में घूमेगा, यानी कि जो है वर्ताकार कक्षा में घूमेगा, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। लेकिन बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन केवल निश्चित कक्षाओं में बिना ऊर्जा उत्सर्जन किए घूमते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो गया। आगे चलेंगे। तीसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। यदि स्मॉल m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन स्मॉल v वेग से r त्रिज्या वाली कक्षा में घूमता है तब इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग mvr होगा। अतः तो mvr बराबर n × h/2π। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। जहां h है वो प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.62 × 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड। जहाँ n है पूर्ण संख्या होगी, मुख्य क्वांटम संख्या भी इसको बोल देंगे 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे आगे भी बढ़ सकते हैं। यदि 1 है तो उसको k भी बोल सकते हैं, 2 है तो l बोल सकते हैं, 3 है तो m बोल सकते हैं, 4 है तो n बोल सकते हैं। आगे बात करेंगे। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रॉन जिन निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं उन्हें स्थायी कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षाओं को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं, जैसा हमने यहाँ बताया। ठीक है जी। ये k l m n जो है ये निश्चित कक्षाओं को डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो है कक्षाओं को निर्धारित करती है। आगे चलेंगे। प्रत्येक स्थायी कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्येक स्थायी कक्षा का एक निश्चित ऊर्जा स्तर होता है। आगे चलेंगे। अगला पॉइंट देखिए, जैसे जैसे n का मान बढ़ता है कक्षाओं का ऊर्जा स्तर भी बढ़ता जाता है। जैसे हम जो है कक्षाओं में आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि एक कक्षा जो नाभिक के पास है और जैसे जैसे उससे हम जो है नाभिक से दूर होते चले जाएंगे कक्षाओं के अनुसार ऊर्जा स्तर का मान भी बढ़ता चला जाता है। ये सब आप 10th में पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। 7वां पॉइंट है इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में बिना ऊर्जा का उत्सर्जन किए घूमते हैं। ऊर्जा विकिरण के रूप में तभी उत्सर्जित या अवशोषित होती है जब इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में कूदते हैं। ये बात ध्यान रखनी है।
यदि कोई इलेक्ट्रॉन E1 ऊर्जा की स्थायी कक्षा से E2 ऊर्जा की स्थायी कक्षा में कूदता है, यानी कि एक स्थायी ऊर्जा कक्षा से, या सरल भाषा में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन कूदता है तो ही ऊष्मा जो है उत्सर्जित या अवशोषित होगी ऊर्जा विकिरण के रूप में। आगे चलेंगे, देखिए इस चीज़ को हमने जो मैथमेटिकली शो कर दिया है, E2 माइनस E1 बराबर डेल्टा ई। ठीक है, यानी कि हम ये कह रहे हैं भैया E2 बड़ी थी, ठीक है, अधिक ऊर्जा का कक्षा था, और ठीक है, और E1 जो है कम ऊर्जा के लिए, यानी कम ऊर्जा की कक्षा के लिए हम यहाँ बता रहे हैं। तो जो उनका डिफरेंस है वो डेल्टा ई आ जाएगा। यानी कोई इलेक्ट्रॉन यदि E1 से E2 में कूद रहा है, ठीक है, या E2 से E1 में कूद रहा है, तो जो डिफरेंस आएगा, ऊर्जा जो विकिरण होगा वो डेल्टा ई के बराबर होगा। ठीक है, तब डेल्टा ई ऊर्जा विकिरण के रूप में उत्सर्जित या अवशोषित होगी। विकिरण की आवृत्ति न्यू, इसको न्यू बोलेंगे, वी नहीं है ये है न्यू। आवृत्ति न्यू की गणना प्लांक समीकरण से कर सकते हैं। देखिए प्लांक समीकरण हमारी ये रही, न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच। बताइए एच क्या है? प्लांक नियतांक है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिख नहीं रही होगी, ये है हमारी, मैं दोबारा से बताता हूँ, विकिरण की आवृत्ति न्यू की गणना प्लांक समीकरण से कर सकते हैं। देखिए ये प्लांक समीकरण, न्यू बराबर डेल्टा ई अपॉन एच, एच यहाँ पे प्लांक नियतांक है। आगे चलेंगे, 8वां पॉइंट है, डेल्टा ई ऊर्जा विकिरण के रूप में तब अवशोषित होती है जब इलेक्ट्रॉन न्यूनतम ऊर्जा E1 स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर E2 में कूदता है। तो डेल्टा ई ऊर्जा विकिरण के रूप में तब उत्सर्जित होती है जब इलेक्ट्रॉन अधिकतम ऊर्जा के स्तर E2 से न्यूनतम ऊर्जा स्तर E1 में कूदता है। इन विकिरणों के फलस्वरूप परमाणु का अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। ये बात आपको समझ आई गई होगी। ठीक है भाई, सीधी बात है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है न्यूनतम ऊर्जा के स्तर से अधिक ऊर्जा वाले कक्षा में या ऊर्जा स्तर में जाता है तो भाई ऊर्जा अवशोषित करी होगी उसने, तभी तो ऊपर गया वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना भाई? न्यूनतम से यदि वो उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया तो उसने जो है इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा अवशोषित करी, और यदि वो जो है अधिक से अधिक, जैसे यहाँ लिखा है, अधिक ऊर्जा वाले स्तर से न्यूनतम ऊर्जा स्तर में कूदता है, यानी कि उसने ऊर्जा उत्सर्जित करी। भाई यदि वो कम से अधिक में जा रहा है तो अवशोषित कर रहा है, और यदि वो जो है अधिक से कम में जा रहा है तो उत्सर्जित कर रहा है। सीधी सीधी बात है। आगे चलेंगे, लिमिट्स क्या है? लिमिट्स का मतलब है सीमाएं, जहाँ पे हमारा जो ये वर्क नहीं करेगा। लिमिट्स ऑफ नील बोर एटॉमिक मॉडल, देखिए यह है परमाणु मॉडल। हाइड्रोजन एटम व हाइड्रोजन एटम के समान एक इलेक्ट्रॉन युक्त आयनों, जैसे कि हमारा हीलियम आयन हो गया, लिथियम आयन हो गया, बेरिलियम आयन हो गया, के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा। देखिए इन सब आयनों में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन के अंदर एक आयन है हाइड्रोजन परमाणु में, तो हमने कहा भाई हाइड्रोजन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के समान जो आयन है हमारे, जो एक इलेक्ट्रॉन वाले आयन है, के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में सफल रहा, परंतु बहु इलेक्ट्रॉनों वाले परमाणु व आयनों के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिमिट्स पढ़ रहे हैं। हाइड्रोजन के प्रकाशीय स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं सिंगल दिखती हैं, यदि उनका उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप द्वारा जांचते हैं तो पता चलता है कि ये रेखाएं सूक्ष्म रेखाओं का समूह होता है। बोर परमाणु मॉडल इन रेखाओं के समूहों की व्याख्या करने में असफल रहा। आगे चलिए, अगला पॉइंट है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनकी स्पेक्ट्रम रेखाएं विभक्त हो जाती हैं। यह प्रभाव जेमन प्रभाव कहलाता है। बोर परमाणु मॉडल जेमन प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, परमाणु क्रमांक क्या होता है। देखिए किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। ध्यान रखना है, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं होती है, परमाणु क्रमांक होता है उस तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? देखिए किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या ए, इसे डिनोट करते हैं, कहलाती है। यानी कि हमें समझ में आ गया, यदि हम द्रव्यमान संख्या की बात कर रहे हैं तो किसी भी
तत्व के परमाणु नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है उनका योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में और ज़्यादा आपसे बात करेंगे और समझाएंगे। बाकी इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से समझें, बार बार पढ़ें। जितना ज़्यादा इसको देखेंगे आप, समझेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा।